अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी, अमन, मिस अमन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Okay, instead of waiting for everyone to turn up, let's start, and those who are late, they will join us as and when they will be coming. So last time हम लोगों ने जो जहाँ एंड किया था, that was क्वालिटी मैनेजमेंट, और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट। तो रिसोर्स मैनेजमेंट जो पिछला एडिशन था PMBOK 5, उसमें रिसोर्स मैनेजमेंट का नाम उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रखा था, लेकिन अब इन्होंने इसे चेंज कर दिया, इसको सिर्फ रिसोर्स मैनेजमेंट कर दिया, ह्यूमन निकाल दिया। ह्यूमन निकालने का मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन को एलिमिनेट किया है, बल्कि ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्स को दोनों को मर्ज कर दिया है। तो उसके बाद इसका नाम जो है वो इन्होंने रिसोर्स मैनेजमेंट रखा। ओके, इसके बाद जी ये क्या है जी? व्हाट इज रिसोर्स मैनेजमेंट? रिसोर्स मैनेजमेंट इज लिस्टिंग व्हाट रिसोर्सेज यू नीड, estimating how many of those resources you need, making a schedule that meets your deadline. So these are the factors which we will be looking at during this resource management presentation. These are the various processes which we will be going through during this resource management slides. तो इसमें सबसे पहले ये कहता है जी प्लान रिसोर्सेज। प्लान रिसोर्सेज में आपने प्लान ह्यूमन कैपिटल, प्लान इक्विपमेंट, प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लान फाइनेंस। रिक्वायर रिसोर्सेज में कहता है जी रिक्रूट पर्सनल, परचेज इक्विपमेंट, एक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्वायर फाइनेंस। मेंटेन रिसोर्सेज में डेवलप ह्यूमन कैपिटल, maintain equipment, maintain infrastructure, and maintain cash flow, and dispose of resources may terminate personnel, dispose of equipment, disperse of assets, and dispose of securities. ये बेसिकली जो इसकी लास्ट डिस्पोज ऑफ रिसोर्सेज वाली जो चीज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये आपको पता नहीं होना चाहिए। पता इसलिए होना चाहिए कि हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉर्मली बहुत बाद में पता चलता है, और अगर वो टाइमली चीज़ें हमें पता चल जाएँ तो इट मेक्स मोर सेंस। आप लोगों को आवाज़ तो आ रही है ना? प्लीज़ कोई मुझे कंफर्म कर दे, बिकॉज
लास्ट टाइम भी इसी तरह के इश्यूज आते हैं, आए थे, तो इस वजह से आई वांटेड टू मेक श्योर कि अगर आवाज़ नहीं आ रही तो मैं कुछ एडजस्टमेंट्स करूँ। जी मिस सादिया या मिस्टर फवाद नदीम। मिस सादिया प्लीज़ कैन यू कंफर्म कि आपको आवाज़ आ रही है? एनीवन प्लीज़ कोई बताएगा प्लीज़, आवाज़ आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही है? ओके, थैंक यू। अगर चलें, दैट्स फेयर इनफ। सो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं जी कि अच्छा, इससे पहले मैं हम आगे चलें, मैं लेट मी टेल यू वन थिंग। जैसे इसमें यहाँ पर ये शुरू कर रहा है एस्टिमेट कॉस्ट टेक्निक्स, ठीक है ना? तो पहले ये सारी जो एक्सरसाइज होती थी, नॉर्मली ये कॉस्ट मैनेजमेंट में होती थी। उसकी वजह ये थी कि इन जो शुरू की जो तीन चार चीज़ें हैं, एनालिसिस, एस्टिमेटिंग, पैरामीट्रिक, बॉटम अप एंड थ्री डी, थ्री पॉइंट एस्टिमेटिंग एंड रिजर्व एनालिसिस वगैरह, ये कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें आती थी। लेकिन अब इसको इन्होंने मूव कर दिया है रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ। तो उसकी रीज़न क्या है वो अभी हम आगे चल के देखेंगे। और जब ये आपके क्लास शुरू होने से पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू कर रहा था, तो मैंने यही सोचा था कि मैं आपको ये बात डिस्कस करूं कि पिछली जब हम टाइम मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो उसमें जो टाइम मैनेजमेंट पहले लिखा हुआ होता था उसको अब इन्होंने शेड्यूल मैनेजमेंट का नाम दे दिया है। तो एक आम लेमैन के सामने अगर हम ये बात करें तो उसके लिए तो कोई इशू ही नहीं है कि भाई ठीक है, शेड्यूल मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट बात तो एक ही है। तो अगर बात एक ही है तो फिर इसको चेंज करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो उसका रीज़न ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम दे आर कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग। ईएमआई जो है वो इसके सारे प्रोसेसेस को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने में लगी हुई है। और उसका रीज़न ये है कि अ, जी मिस सादिया आपको आवाज़ नहीं आ रही। अभी मुझे मिस हेमन जो है उन्होंने बताया कि आवाज़ आ रही है, तो शायद फिर आपके एंड पे अगर कोई इशू है तो ज़रा उसको देख लें, और नहीं तो मुझे बताएं तो फिर मैं दोबारा देखता हूँ कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्लीज़ कंफर्म करें आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो? ठीक है जी, अब बिल्कुल सही है। ओके, ओके, थैंक यू। ठीक है जी। तो एस्टिमेट कॉस्ट टेक्निक, एक्सपर्ट जजमेंट, एनालॉगस एस्टिमेटिंग एंड पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग, बॉटम अप एस्टिमेटिंग एंड थ्री पॉइंट एस्टिमेटिंग। और ये जो नीचे वाली जो चीज़ें, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, हम ऑलरेडी क्वालिटी में पढ़ चुके हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये भी एस्टिमेशन में आएगा अगर आपने परचेज किया है तो। वेंडर बिड एनालिसिस, ये इसका जो ज़्यादा ताल्लुक बनेगा वो बेसिकली हमारा जो आगे प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट हम जब पढ़ेंगे तो उसमें इसका ताल्लुक ज़्यादा बनता है। एंड ग्रुप डिस्कशन डिसीजन मेकिंग, तो ये नीचे वाली जो चार पांच जो चीज़ें हैं उसको हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, we will discuss it later on. For the time being, we will just be focusing on these upper rectangles. अच्छा जी, तो इसमें जी एक्सपर्ट जजमेंट, जब आप रिसोर्सेज की बात करते हैं तो इफ़ यू आर एन एक्सपर्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, तो जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो तरह के जो एनालिसिस होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो इसमें क्वालिटेटिव जजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर की जो क्वालिटेटिव जजमेंट है उसको यूज़ किया जाता है फॉर ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ इन द इनिशियल फेज। उसके बाद जब जो प्रोजेक्ट टीम होती है उसके साथ मीटिंग में फिर हम इसको फर्दर एलाबोरेट करते हैं
क्योंकि जो एक अंग्रेजी में कहावत भी है कि आई कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। तो जब ये एनीथिंग और एवरीथिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें अब होता ही है कि बहुत सारी चीज़ें हम इनिशियली अपने तौर पे समझते हैं कि हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो कहना तो अब तक ख़त्म हो चुकी होती, क्योंकि अपने ज़माने में तकरीबन तमाम ही लोग अपने आप को सबसे ज़्यादा अपनी फील्ड का एक्सपर्ट मानते हैं। तो अगर उस वक्त के सारे लोग अगर एक्सपर्ट थे तो आज हम क्या कर रहे हैं, और आज अगर हम एक्सपर्ट हैं तो आने वाले दौर के लोग जो हैं वो क्या करेंगे। तो नो बडी इज़ एक्सपर्ट। बट यहाँ पर जब एक्सपर्ट की जब हम बात करते हैं तो इनिशियली बात ये है कि बेस्ड ऑन दी प्रोजेक्ट मैनेजर्स एक्सपीरियंस his say has more weightage than rest of the team। लेकिन जब वो मीटिंग्स वगैरह जो होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में खास तौर पे, तो उसमें एवरीवन हैज़ गॉट an equal opportunity and right to speak। और ये जब हम आगे जाके इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो एजाइल के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर ये बात और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस होगी कि इसका रीज़न क्या है। For the time being, you need to have an understanding कि this is estimate activity resources tools and techniques में expert judgment is the first technique। तो यहाँ पर आप जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या उससे रिलेटेड फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी जजमेंट को आप सामने रखते हुए या बेस्ड ऑन योर प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस working on a similar kind of project, you come up with an expert judgment regarding resources required for execution of the प्रोजेक्ट। उसके बाद है जी एस्टिमेटिंग मेथड्स। तो उसमें सबसे पहला आपको ऊपर वहाँ पर आपने देखा था कि जी एनालॉगस एस्टिमेटिंग होती है। एनालॉगस एस्टिमेटिंग में जो एस्टिमेशन का जो प्रोसेस है उसमें आप जो प्रीवियस सिमिलर प्रोजेक्ट पे अगर आपने काम किया है तो वहाँ से आप इनपुट लेके उसको नए प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एनालॉगस एस्टिमेटिंग। एनालॉगस निकला है वर्ड एनालॉजी से। एनालॉजी मीन्स मतलब आप किसी एग्जिस्टिंग चीज़ को सामने रखते हुए एक नॉन एग्जिस्टिंग चीज़ को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड दी एनालॉगस एस्टिमेटिंग। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है जी पैरामेट्रिक एस्टिमेट। पैरामेट्रिक एस्टिमेटिंग में आप ये देखें कि इसमें एक ही स्क्वायर नज़र आ रहा था और इसकी जो आउटपुट थी वो इसकी इनपुट बन रही थी। पैरामेट्रिक में ये है कि आपने बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है और उनमें से आप अपनी क्वालिटेटिव जजमेंट को यूज़ करते हुए कुछ चीज़ें यहाँ से सब ये मैं सपोज कह रहा हूँ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इसी तरह से हो। कुछ चीज़ें आपने यहाँ से ले ली, कुछ यहाँ से ले ली, कुछ यहाँ से ले ली, कुछ यहाँ से ली और कुछ यहाँ से लेके और उसको आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो ये है पैरामेट्रिक एस्टिमेटिंग। तो इसमें आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स से इनपुट्स लेते हैं और इनकी जो आउटपुट्स होती हैं वो आप नए वाले प्रोजेक्ट में इनपुट के तौर पे यूज़ करते हैं। इसमें जो आपका प्रीवियस इमीडिएटली प्रीवियस जो प्रोजेक्ट है सिमिलर नेचर का, वहाँ से आप एस्टिमेशन लेते हैं। बॉटम अप एस्टिमेटिंग और एक ये बेसिकली फाइनेंस में भी ये टर्म यूज़ होती है, बॉटम अप एस्टिमेटिंग एंड टॉप डाउन एस्टिमेशन भी होती है। तो यहाँ पर लेकिन हम सिर्फ ये जो है बॉटम अप की जो मैं बात कर रहा था, तो बेसिकली इसको हम लिंक करेंगे आपका जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर था। क्योंकि आप उसमें जब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर प्लानिंग फेज में बनाते हैं तो आप टॉप डाउन जाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्सिक्यूशन, एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप चीज़ों को नीचे से लेके ऊपर की तरफ, तो जिस तरह से अगर कोई बिल्डिंग बन रही हो तो ऐसा नहीं होता कि आप उसका जो 20वां फ्लोर है वो पहले बना लें और पहला दूसरा फ्लोर जो है बाद में बनाएं। आपने पहले नीचे से लेके चलना होता है, बेसमेंट बनाते हैं, बेसमेंट से फिर आप ग्राउंड, ग्राउंड से 1 2 3 एंड देन ऑनवर्ड्स अप टू 20th फ्लोर। तो इसी तरह से तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में जो नीचे से जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप उसकी एस्टिमेशन करते हुए आप ऊपर जाते हैं। और फिर जब आप उसको जब वो आप लेवल 1 पे पहुँचते हैं तो सारे जो आपने फंक्शंस डिफाइन किए होते हैं लेवल 1 पे, उन सब का टोटल जो है वो फिर आपका टोटल एस्टिमेट बनता है फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट।
और उसके बाद जो ये 3 पॉइंट एस्टिमेट है, ये एग्जैक्टली वही वाला जो हमने पर्ट एनालिसिस हमने पिछली कॉस्ट एनालिसिस में जब हमने पढ़ा था, कॉस्ट मैनेजमेंट में, तो वहाँ पर जो हमने पर्ट एनालिसिस पढ़ा था, पर्ट कहलाता है प्रोग्राम या प्रोजेक्ट रिव्यू, सॉरी प्रोग्राम है और प्रोजेक्ट इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो वहाँ पर जो हमने पढ़ा था वही 3 पॉइंट एस्टिमेट्स जो है वो आप इसमें यूज करते हैं for for the new project. So these are four various methods and ways and means by which you make estimation for the people and the resources required for executing the project. ये इसकी एक आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है कि इसमें से आपने ये देखना है कि विच वन इज़ मोर एक्यूरेट। तो अब आप यहाँ पर देखें कि क्विक एंड डर्टी से लेके चलता है वो हाई हाई एक्यूरेसी एंड डिटेल की तरफ, तो यहाँ पर परसेप्शन से लेके फैक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो अब आप इसमें देखें तो ये मूवमेंट क्यों चल रही है, जो एक्सपर्ट जजमेंट है उसको इसने बहुत कम वेटेज दिया है। फिर उसके बाद 3 पॉइंट एस्टिमेट है, फिर कंपेरेटिव एस्टिमेट है जो कि एनालोगस जिसको आप कहेंगे, फिर पैरामेट्रिक है, एंड देन बॉटम अप एस्टिमेट। बॉटम अप इज मोर एक्यूरेट। तो इसमें क्या है, क्योंकि आपने हर छोटी एक्टिविटी को पहले आपने अकाउंट फॉर किया है और उसके बाद आप उसको लेके you are moving up. So that is the reason why it is more accurate than rest of the other techniques. But that does not mean that you cannot make use of these techniques in estimating your resources. You can always make use of these और ख़ास तौर पे जब मतलब ये कि आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट्स हो, तो उसमें आप मतलब एक रफ आइडिया लगा के भी एक मतलब प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। एंड इन द मीन टाइम यू कैन रिव्यू, और चूँकि आपके पास एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी आपको प्लानिंग में दोबारा एंट्री को जो है वो पीएमआई अलाउ करता है, तो यू कैन ऑलवेज मेक चेंजेस इन योर प्लानिंग। सो अगर आपने इनिशियली सपोज करें 3 पॉइंट एस्टिमेट से एक एस्टिमेट लगाया और बाद में आपको ऐसा अंदाज़ा हुआ कि भी एक्चुअली जो है उसकी कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, you can always move forward towards bottom up estimation. So this is how you can make estimates for the project. Then, but this is a very brief intro into resource estimation and resource management. Um, तो ये जो पिछली वाली उसमें जितनी हमने बातें की हैं, ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग मटेरियल रिसोर्सेज से ज़्यादा लिंक करती है बनिस्बत आपकी एचआर से। अब एचआर में अब हम देखते हैं कि एचआर में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं या क्या चीज़ करनी होती है। तो एचआर में बेसिकली आपकी जो टीम है, सबसे पहले तो आपने टीम को एक्वायर करना है और उसके बाद उसको ट्रेन करना है, देन आपने उसको एंगेज करना है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, organization planning, staff acquisition एंड टीम डेवलपमेंट। तो ये इसके 3 प्रोसेसेस हैं। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की है आपने किस तरह से मेंटेन की हुई है, आपने वो देखना है। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि विच स्टाफ इज़ रिक्वायर्ड एट व्हाट टाइम एंड फॉर व्हाट एक्टिविटी। अगर तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है तो फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और अगर प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो फ्रॉम विद इन द प्रोजेक्ट्स। और इन केस अगर दोनों तरफ से भी आपको एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है, then you move on to people from outside the organization. जब आप इनको एक्वायर कर लेते हैं तो फिर आपने अपनी टीम को डेवलप करना होता है। डेवलपमेंट का मतलब ये कि आपने उसे ट्रेन करना होता है। अगर ट्रेंड आपको स्टाफ मिल जाता है तो आप उसको मैनेज आसानी से कर सकते हैं। तो जो पुराना कॉन्सेप्ट था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जो मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं उसमें वो एचआरडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं बनिस्बत एचआरएम के।
इसकी वजह ये है कि जब आपकी टीम अगर उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर होगी तो उनको मैनेज करना ज़्यादा बेहतर और आसान हो जाता है बनिस्बत इसके एक अनट्रेंड बंदे को आप किसी भी काम में एंगेज करें तो आपको उसे माइक्रो मैनेज करना पड़ेगा ऑफ एंड ऑन। तो उससे बचने का जो आसान तरीका है वो यही है कि यू शुड डेवलप योर टीम। अब टीम डेवलपमेंट में अब आपने जो इसमें चीज़ें आती हैं वो है फिर इसकी मुख्तलिफ मोटिवेशनल टेक्निक्स हैं। ये देखते हुए कि जो आपकी टीम है उसको आप किस तरह से अपने प्रोजेक्ट में इंगेज कर सकते हैं या किस तरह उनको मोटिवेट करेंगे टू वर्क फॉर योर प्रोजेक्ट, बिकॉज द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट is entirely dependent on you, and you have to have a very thorough understanding of how to take along the team which you are working with. So आपने तो जब भी आप किसी भी मोटिवेशन के ऊपर कोई किताब या मैनेजमेंट में अगर आप कोई किताब उठा के देखेंगे तो मोटिवेशन के कॉन्टेक्स्ट में जब भी आपको जो थ्योरी नज़र आएगी तो हमेशा मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी सबसे पहले नज़र आएगी। 1400 साल पहले अरस्तली ने ये थ्योरी दी थी, लेकिन हम चूँकि जब तक नाम हमारा जॉन और पीटर ना हो तो हमें मज़ा नहीं आता चीज़ों को पढ़ने में। तो यही एक हमारा एक बहुत बड़ा मसला और अलमिया भी है। तो आप बहुत सारी चीज़ें नई लेकर अभी आते हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस मार्केट में होती नहीं है, बट इट दैट्स ओके। सो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जो इसमें आप अगर आप देखें तो तभी में जो फरमाया था वो ये था कि सिक्योरिटी नीड पहले आती है और फिजिकल नीड बाद में, फिजियोलॉजिकल नीड। तो और इसने जो है उसी चीज़ को थोड़ा सा इसने चेंज किया, उसने कहा जी फिजिकल नीड पहले चाहिए, सिक्योरिटी, सोशल, फिर ईगो और फिर सेल्फ फुलफिलमेंट। तो ये है क्या और किस तरह से मोटिवेशन आती है या क्या क्या चीज़ हम इसमें से अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली मास्लो ये कहता है कि आप ये जो 5 लेवल्स हैं ये आप उस वक्त अचीव कर सकते हैं जब आप यहाँ से शुरू करें। जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट होती है तो देन यू मूव टुवर्ड्स योर सिक्योरिटी नीड, देन टू सोशल नीड, देन ईगो एंड देन सेल्फ फुलफिलमेंट। फिजियोलॉजिकल नीड में नीड, अब इसका जो इसमें वर्ड इसने यूज किया है वो नीड्स थ्योरी है, इसका दूसरा नाम नीड्स थ्योरी भी है। तो नीड्स थ्योरी का मतलब ये है कि ये वांट की बात नहीं कर रहा है, नीड्स की बात कर रहा है। तो नीड का मतलब ये है कि दीज आर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो फिजियोलॉजिकल नीड में जब हम डिस्कस करते हैं तो इसमें बेसिकली बात करते हैं रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान, जिस पे तो आज तक जिंदा है सिंध में कम अज कम। तो वो वो है बेसिकली फिजियोलॉजिकल नीड। तो इसका कहना ये है कि जी फिजियोलॉजिकल नीड अगर आपकी फुलफिल हो जाती है तो फिर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको सिक्योरिटी चाहिए होती है कि जी कोई गन पॉइंट पे आपकी मोबाइल ना छीन ले। जब आपको वो सिक्योरिटी भी मिल जाती है तो देन यू लाइक टू सोशलाइज। तो सोशलाइज का मतलब ये है कि you like to meet with your friends, family, and other colleagues and whatnot. You like to socialize because इंसानों के बारे में कहा जाता है कि दे आर सोशल एनिमल्स। सो फिजियोलॉजिकल के बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बाद सोशल। अब जब आपकी सोशल नीड भी पूरी हो जाती है तो फिर आपको दिल चाहता है कि जी कॉलर खड़े करें, इंजीनियर बन जाएं। तो फिर घर से जब बाहर निकले तो शोफर गाड़ी लेकर खड़ा हो, दरवाज़ा खोले और ब्रीफ के साथ से ले और आप पीछे बैठ के डॉन पढ़ रहे हैं। तो दैट इज़ योर ईगो। जब आपको वो ईगो मिल जाता है तो मेजॉरिटी हमारे इन्वायरमेंट में उनका जो लोगों का जो मद्दे नज़र है वो ईगो पे आके रुक जाता है। तो ईगो से आगे यहाँ तक नहीं जाता। मेजॉरिटी हमारी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी तो सिर्फ इसी नीड को मीट करते करते दायरे पानी से कूच कर जाती है। जो थोड़े बहुत बच के किसी हवाले से बाहर निकलते हैं तो वो किसी डाकू के हाथ पे चढ़ जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं।
और फिर उसमें से कुछ खुश नसीब होते हैं जो सोशलाइज भी कर लेते हैं, तो वो या तो यहाँ रुल रहे होते हैं और या फिर बहुत ज़्यादा तीर मार लें अगर अपनी ज़िंदगी में, तो वो यहाँ पर आके इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। वेस्ट में क्या हुआ ओवर द इयर्स कि उन्होंने आ, उसने क्या किया कि वेस्ट ने ये जो दो नीड्स थी, फिजिकल एंड सिक्योरिटी नीड, वो गवर्नमेंट ने अपने जिम्मे ले ली। और वहाँ की जो सोसाइटी थी इंडिविजुअल, वो चूँकि सोसाइटी बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक है, हमारी तो फिर भी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह है हमारे पास, जिसकी वजह से हम थोड़े से बंधे हुए भी होते हैं। तो वहाँ वहाँ जो सोसाइटी है वो प्योरली इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है। सगे मियाँ बीवी को भी एक दूसरे के अकाउंट का पता नहीं होता, बैंक अकाउंट का। तो ये उनका लेवल ऑफ इंडिविजुअलिटी है। तो हुआ ये कि ओवर द इयर्स उन्होंने क्या किया कि ये चूंकि गवर्नमेंट ने अपने जिम्मे ले ली थी और ये उन्होंने खुद ख़त्म कर दी, तो इसीलिए वहाँ पर मेजोरिटी आपको सेल्फ फुलफिलमेंट की तरफ जाते हुए लोग नजर आएंगे। अभी रिसेंटली माइकल डगलस एक हीरो है हॉलीवुड का, जिसकी एक मूवी है, बहुत सारी वैसे तो मूवीज हैं। माइकल डगलस, तो उसके फादर की अभी डेथ हुई थी, कर्क डगलस, वो भी अपने ज़माने का बहुत सुपर डुपर हीरो हुआ करता था काउबॉय मूवीज का। तो अभी कर्क डगलस की जब डेथ हुई तो वो $6 मिलियन थे उसके पास, तो वो उसने चैरिटी में छोड़ कर दिया। सो सेल्फ फुलफिलमेंट की जब बात करते हैं तो बेसिकली जो मकसद है वो ये है कि जब आपको ईगो मिल जाता है और आपने वाकई अगर एक अपनी ज़िंदगी में मकसदियत अगर हासिल करनी हो, तो फिर आप सोसाइटी की तरफ देखते हैं और ये देख के सोचते हैं कि अब तक तो मैं इस सोसाइटी से लेता आ रहा हूँ और आज मैं इस मकाम पे पहुंच गया हूँ, नाउ इट इज टाइम फॉर मी टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। जब ये फीलिंग आपके अंदर आती है तो देन यू मूव ऑन टू दी सेल्फ फुलफिलमेंट। तो सेल्फ फुलफिलमेंट की तरफ हमारे इन्वायरमेंट में लोग ज़रा कम कम इसलिए जाते हैं कि इसकी वजह ये है कि हम ईगो पे आके रुक जाते हैं और हम समझते हैं कि दिस इज द एंड ऑफ लाइफ। वेरएज उन्होंने क्या किया कि फिजिकल और सिक्योरिटी नीड को तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने अपने जिम्मे ले लिया। सोशल और ईगो को उन्होंने खुद ख़त्म कर लिया, क्योंकि वहाँ पर मैं जब वहाँ था तो मैं जिस ऑफिस में काम करता था तो वहाँ पर जो जेनिटर आता था, जेनिटर मतलब वही आपका जो सफाई करने वाला, तो वो 0 मीटर BMW में आता था। अब ये कैसे पॉसिबल है कि एक बॉस जो है वो भी BMW में है और जेनेटर भी BMW में है? तो उसकी वजह यही है कि वहाँ पर इन दोनों की जो तनख्वाहें हैं उसमें इतना डिफरेंस नहीं है कि एक की 6,000 और एक की 60 लाख तनख्वाह हो। वहाँ पर तनख्वाहों में बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस होता है तो नॉर्मली जो एक एवरेज क्लरिकल जॉब भी अगर कर रहा है, तो वो अगर महीने के 2,500-3,000 डॉलर अगर घर लेके जा रहा है, तो जो उसका इमीडिएट बॉस होगा वो एट मैक्स $10,000 कमा रहा होगा। तो $10,000 में से 3-4 हज़ार जो है वो तो उसके टैक्स में कट जाएंगे। तो जो कैश इन हैंड उसके पास होगा दैट विल नॉट बी एक्सीडिंग $5,000-6,000 पर मंथ। सो 3 में और 6 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 6 में और 6 लाख में देर इज़ अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। सो इस वजह से हमारे इन्वायरमेंट में लोग जो है वो ईगो पे आने के बाद समझते हैं कि दिस इज द एंड ऑफ लाइफ, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू अचीव इन माय लाइफ। वेयर एज वो ये कहते हैं कि आई हैव had enough from the society, now it is time for me to give it back to the society। तो इसीलिए मार्क जुकरबर्ग की जब एक बेटी या अभी जो उसकी विलादत हुई उसके घर में, तो उसने अपनी जायदाद का 90% जो था वो उसने चैरिटी में दे दिया। सो वाह, हाउ इट इज़ पॉसिबल? हमारे इन्वायरमेंट में सोचना भी जो है वो ज़रा बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारा जरदारी जो है वो खबर में पहुंचने के बाद भी अभी उसको ये है कि मैंने अभी बहुत ज़िंदा रहना है और अ, मैं मैं सबका खाऊं, मेरा खाए हुआ अंधा हो। तो ये हमारे रवैये हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के हवाले से। बहरहाल तो मोटिवेशन आपने
जब आपने टीम को मोटिवेटेड रखना है तो उसमें आपने करना ये है कि उसकी जो बेसिक नीड्स हैं या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उस प्रोजेक्ट के हवाले से, जब वो काम कर रहा है तो आप अगर उसको मोटिवेटेड रखना चाहते हैं तो यू हैव टू हैव अ वेरी थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल to get his motivation intact in your project. Then we have McClelland's motivational needs theory. Uh, uh, इसने मैकलेलन ने जो थ्योरी दी है उसमें उसने ये कहा कि लोगों के अंदर जो मोटिवेशन है वो तीन चीज़ों से आती है। द नीड फॉर एफिलिएशन, वो अपने आप को किसी चीज़ के साथ किसी मतलब जैसे एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जॉब लग जाए तो यू फील मोटिवेटेड कि जी मैं सीमेंस में जॉब करता हूँ, या मैं लीवर ब्रदर्स में हूँ, या मैं मोबिल इंक में जॉब करता हूँ। और एक छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बंदा जॉब कर रहा हो तो वो किसी को बताते हुए भी ज़रा शर्म महसूस करता है, कि वो सोचता है कि मैं अगर किसी को बताऊंगा तो वो बोलेगा कि यार क्या पहाड़ खोदे तुमने, इतना पढ़े लिखे। सो दैट ऑल्सो गिव्स यू motivation to work for the organization. So need for affiliation, you like to associate yourself with a powerful entity या पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को एसोसिएट करना चाहते हैं। फिर आता है जी नीड फॉर अचीवमेंट। अब बहुत सारे जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं कि उनको अगर आप कोई सर्टिफिकेट या तमगा दे दें तो दे बिकम मोटिवेटेड टू डू एनीथिंग फॉर यू। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हमारी फौज में जो मुख्तलिफ एजाज़ात होते हैं तो उसमें जो मेजॉरिटी है उनकी ख्वाहिश क्या होती है जी वो निशान हैदर मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली निशान हैदर जो है वो उसकी कंडीशन ये है कि वो सिर्फ मरने के बाद ही मिलता है, जिंदा लोगों को नहीं मिलता है, मतलब इसके लिए आपको शहीद होना पड़ता है। तो वो तो नॉर्मली ख्वाहिश तो सबकी होती है लेकिन मेजोरिटी आपको वहाँ तक पहुँचती है मगर इसलिए नहीं आती। इसके बाद एक चीज़ आती है जी नीड फॉर पावर। तो नीड फॉर पावर को अगर आपने समझना हो तो एक बहुत पुराने ज़माने की पंजाबी फिल्म होती थी, उसका नाम था शीदा। फिर उस मूवी की कामयाबी जब हुई, उसमें मुनव्वर ज़रीफ एक हीरो हुआ करता था। तो जब वो फिल्म कामयाब हुई तो उसको देखा देखी फिर उन्होंने एक और मूवी बनाई थी जिसका नाम था शीदा टिल्ली। तो शीदा टिल्ली जो है वो बेसिकली कोई मतलब ह्यूमन नहीं है। वो बेसिकली जिस तरह से आपने देखा होगा अक्सर कि जब कोई वजीर आजम या वजीर आला कोई तकरीर वकरीर कर रहे होते हैं तो पीछे जो है ना लोग अपने आप को ज़रा ऊंचा करने की कोशिश करके दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वहाँ फिर वो क्या करते हैं, क्या किसी तरह कोशिश होती है उनकी कि किसी कोई मेरी तस्वीर इस वजीर आजम या वजीर आला के साथ खींच ले, और फिर वो तस्वीर जो है उसको वो कैश करता है अपने ऑफिस में लगा। तो वही वो दिखाना ये चाह रहा है कि जी मैं मेरे ताल्लुकात जो है वो इस लेवल पे है। सो तो दैट इज नीड फॉर पावर। तो अगर पावर आपके पास वैसे नहीं है तो आप अपने आप को इस तरह से एसोसिएट करके भी पावर हासिल करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोटिवेशंस फॉर डूइंग और वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी अपने सीईओ के साथ अगर तस्वीर आ जाए तो जितने चौड़े आप होंगे शायद कोई और तस्वुर भी नहीं करेगा उसके लिए। सो these are various motivational techniques for keeping people intact with your project. Then we have Herzberg's motivational and hygiene factors. तो हर्सबर्ग ने ये कहा कि जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो दो तरह से आती है। एक तो होता है कि जी आपको मोटिवेशन फैक्टर्स और दूसरा हाइजीन फैक्टर्स। तो मोटिवेशन फैक्टर्स में वो ये कहता है कि जी प्रमोशन हो जाए, अपॉर्चुनिटी प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, या अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, या मतलब मैं अगर स्विच करता हूँ तो मैं कितना प्रमोट कर पाऊंगा अपने आप को। देन यू लुक फॉर रिकग्निशन,
मतलब आपको रिकग्नाइज किया जाए, कोई सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर मिले, या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी असाइन की जाए जो बड़ी चैलेंजिंग हो, और जब आप उसको अचीव कर लेते हैं तो दैट ऑल्सो गिव्स यू काइंड ऑफ मोटिवेशन. सो तो दीज आर वेरियस फैक्टर्स फॉर जॉब सेटिस्फेक्शन. तो आपने विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ये देखना है कि आपका जो स्टाफ है वो इनमें से किस चीज़ से मोटिवेट होता है. तो अगर आप उसको वो चीज़ देते हैं तो ही विल बी विलिंग टू वर्क फॉर योर प्रोजेक्ट. इसी तरह से फिर हाइजीन फैक्टर्स में अब ये डायरेक्टली लिंक मतलब इंडिविजुअल से ज़्यादा उसकी अपनी जो फिजिकलिटी है. इस यहाँ जब हम बात कर रहे थे तो ये इंटेंजिबल्स थे, जो मोटिवेशनल फैक्टर्स में देवर इंटेंजिबल्स. यहाँ पर थोड़ा सा टेंजिबल चीज़ों की तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं. तो ये हाइजीन फैक्टर्स में जॉब सिक्योरिटी. अगर तो मेरी जॉब सिक्योर है तो आई बी विलिंग टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. इसके लिए अंग्रेजी में एक कहावत भी है कि लव योर जॉब नॉट योर बॉस. तो आप लोगों को भी अगर जब कभी जॉब करें तो अपनी जॉब से ज़रूर मोहब्बत करें, लेकिन बॉस से इसलिए ना करें कि बॉस को जब मौका मिलेगा आधा मिनट लेगा आपको फायर करने में. सो ट्राई टू लव योर जॉब नॉट योर बॉस. ये अंग्रेजी में कहावत भी. फिर रिलेशंस विद अदर. अगर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी जो कोलीग्स हैं उनके साथ अगर आपकी नहीं बनती है, या वो आपको टफ टाइम दे रहे होते हैं, तो यू ट्राई टू मूव ऑन. फिर फिजिकल वर्किंग कंडीशन. अगर आपको मतलब ये कि शदीद गर्मी में काम करने के लिए कहा जाए, आपको कोई फैसिलिटेट ना किया जाए, या कंपनी की पॉलिसीज बड़ी र्यूड पॉलिसीज हो, छोटी सी गलती पे भी आपको फायर करने वाली कहानी हो, तो आपके जो मतलब अटैचमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो बड़ी मांग पड़ जाती है. देन क्वालिटी ऑफ सुपरविजन. जो आपका बॉस है वो आपको माइक्रो मैनेज कर रहा है या आपको फ्री हैंड दे रहा है. सो ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरियस वेज ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन या जॉब डिससेटिस्फेक्शन. तो इसमें आप एरोज को देखें तो आपको ये नजर आएगा कि ये मतलब नीचे से ऊपर और ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है. इसके अलावा बात इसमें ये भी देखें कि ये लो और हाई जो है वो इसकी डायरेक्शंस भी चेंज है. इसको आप लोग थोड़ा सा खुद एनालाइज करें कि इसका क्या रीज़न हो सकता है, और इन फैक्टर्स को अपने जहन में रख के अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया व्हाट एग्जैक्टली इज ट्राइंग टू टेल यू. इसके बाद है जी डगलस मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. थ्योरी एक्स कहती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो जितनी भी सेट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो हमेशा थ्योरी एक्स पे अमल करती हैं, और वेस्ट जो है वो थ्योरी वाई पे फोकस करता है. थ्योरी एक्स जो है वो माइक्रो मैनेज करने की बात करता है, अथॉरिटेरियन रिप्रेसिव स्टाइल, टाइट कंट्रोल, नो डेवलपमेंट, प्रोड्यूसेस लिमिटेड, डिप्रेस्ड कल्चर. ठीक है, तो इसमें स्टाफ जो है वो डीमोटिवेटेड नजर आएगा आपको, और मैनेजमेंट बड़ी खुश नजर आएगी. और वाई में आप देखें तो मैनेजमेंट जो है वो फ्री हैंड देती है अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको टू डू वट एवर दे वांट टू. अंग्रेजी में फिर एक कहावत भी है कि डोंट टेल पीपल हाउ टू डू, डोंट टेल पीपल हाउ टू डू, टेल देम व्हाट टू डू एंड दे विल सरप्राइज यू विद देयर इंजेन्युइटी. कि लोगों को ये मत बताएं कि कैसे करना है, ये बताएं कि क्या करना है, और उनसे कहें उनको फ्री हैंड दें. देन दे विल कम अप विद समथिंग अनयूजुअली यूनिक. But unfortunately, in our part of the world, I would suggest never ever do this. I have had a very uh, harsh life experience, which I will share with you because अभी Zoom का time जो है अभी खत्म हो रहा है 3 मिनट में. तो when I'll come back in a few minutes after this session is over, I will share with you the story which I would like to tell. And this is my personal experience which I am going to share with you. So never ever do this in our part of the world. This theory Y also fails. Theory X also fails. Then what
which theory is to work. That is theory Z. But this theory has been developed by William Uchi. इन्होंने कहा था जी थ्योरी जेड। तो थ्योरी जेड जो है इसके जो इसको अगर हम उर्दू में समझने की कोशिश करें तो इसका सिंपल आंसर ये है कि सोने का निवाला खिलाएं मगर शेर की आंख से देखें। तो आपने बिल्कुल फ्री हैंड भी नहीं देना है लेकिन माइक्रो मैनेज भी नहीं करना है। दैट इज थ्योरी जेड। दोनों में यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। सो माय अंडरस्टैंडिंग एंड माय एक्सपीरियंस ओवर द इयर्स हैज बीन that you should go for theory Z while interacting with your team and working with your people rather than forcing them to do uh, what you want them to do। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेज भी नहीं करना होता है। एंड कॉम्बिनेशन जिसको Z इज द हाइब्रिड ऑफ X एंड Y। देन वी हैव टीम डेवलपमेंट के लिए का एक मॉडल है। तो जब भी आप टीम को इंगेज करेंगे तो जब आप टीम को बना रहे होंगे तो आपको नजर आएगा कि एवरीवन विल बी वेरी मच मोटिवेटेड, दे विल बी विलिंग टू डू। तो जब बनाया है तो आप देखें कि टीम इफेक्टिवनेस इज वेरी इफेक्टिव। बट एज द प्रोजेक्ट मूव्स ऑन तो यू विल get into storming. Storming means everyone will be fighting with each other because everyone will be more focused on his or her work। तो उसमें they will not help you with your task assign tasks। फिर जब ग्रेजुअली आप उसको engage करते हैं तो then they go for norming, and once they are normalized then they start performing। So this is Tuckman's team development model। So forming, storming, norming and then परफॉर्मिंग। तो यहाँ पर ये तस्वीर से भी आपको नजर आ रहा होगा कि आपका जो परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट है वो कम्स एट अ वेरी लेटर स्टेज इन द प्रोजेक्ट। सो विद दिस आई थिंक दिस इज द अच्छा अभी भी है इसमें because we are now left with less than 1 minute, so I'll be coming back in just 4 5 minutes and we will continue। Okay, thank you for your time and I'll be back।